हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखो, काफी सारे बच्चों ने 7th 8th क्लास में स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो रीजन है जहां पर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मीनिंग मैग्नेटिक फोर्स को। मान लीजिए अगर मैं यहां पर आयरन की नेल रख दूं तो इसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है। लेकिन जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक होती रहेगी। और अल्टीमेटली अगर हम कुछ ज्यादा ही लास्ट डिस्टेंस में आ जाएं, ओके, तो उस डिस्टेंस पर आकर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है या मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस सारे रीजन का जो इसके सराउंडिंग में जो रीजन है या वो एरिया है, उसी रीजन या उसी एरिया का क्या नाम होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है द रीजन और एरिया। द रीजन और एरिया की बात है, द रीजन और एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बी वेक्टर के साथ, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका सिंबल क्या होता है, बी होता है। और इसकी मेजरमेंट के लिए जो एसआई यूनिट्स यूज होती हैं दैट आर टेस्ला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीई के साथ भी लिख सकते हैं। ये एक फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, उनके नाम पर रखे हुए हैं। उसी प्रकार जो इसकी सीजीएस यूनिट्स है वो भी किसी साइंटिस्ट के नेम पर ही रखे हुए हैं, उनका नाम है गोज। इनके बीच रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा 1 टेस्ला है वो 10⁴ गोज के इक्वल होता है। ओके, जो इसके फॉर्मूले हैं वो हमें +2 क्लास में आएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप 11th क्लास में समझोगे, उसके बाद इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन आएगी। लेकिन क्लास 10th के लिए हमारे लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसके यूनिट सफिशिएंट है, यही आपको सिलेबस में है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो रीजन है इसके सराउंडिंग में वो क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इनकी रिप्रेजेंटेशन का क्या वो होता है? जो इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं ना, वो कुछ लाइंस यूज होती है। एक्चुअली में कोई मैग्नेट के सराउंडिंग में लाइन तो नहीं है, हम अपनी तरफ से उनको लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जिनका हमने क्या नाम रखा हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो चलो समझते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन समझेंगे। देखो, डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, these are the imaginary lines represent the strength of magnetic field originating from north to south in outward direction। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ से शुरू हो रही हैं, साउथ पर उनका एंड हो रहा है, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या आएंगे, हमारे एरो आएंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इससे मैं ये भी बता सकता हूं कि किस पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं सिंपल यही लिख दूं यहां पर कि इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका फील्ड वीक है, तो देखो वैसे तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि मैं यहां पर कुछ आयरन की नेल को रखूं, यहां पर रखूं, लेकिन अगर हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या हमने उसे किसी अच्छे वे से रिप्रेजेंट करना है जहां से मैं उसका एक एक रीजन को डिफाइन कर सकूं कि इस रीजन में इसकी स्ट्रेंथ हाई होगी, इसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, तो वह जस्ट डेफिनेशन लिखने से नहीं होगा। तो हमें कुछ उसके लिए ग्राफ की जरूरत है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रा करने का क्या वे हम वो सीखेंगे। देखो, इसके 2 वेज होते हैं। जो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वे है वो होता है बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, इसमें हम एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे, उसको यहां से लेकर यहां तक लेकर जाएंगे। जिस जिस साइड में उसकी नॉर्थ साइड की मींस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ एंड की डिफ्लेक्शन होगी, वहां वहां पर एक डॉट लगते जाएंगे और उन सभी डॉट को जोड़कर हमारी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ हो जाएगी।
सेकंड वे इसमें क्या होगा, सेकंड वे होता है बाय यूजिंग आयरन फीलिंग्स। देखो ये इतना अच्छा तो वे नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं आपको समझा दूंगा कि इससे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैटर्न को समझ सकेंगे इसकी सहायता से। लेकिन जो ड्रॉ करने का सही वे है वो हमेशा यही रहेगा, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं। देखो बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम मैग्नेटिक कंपास की सहायता से किस प्रकार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो आप सभी बच्चों ने मैग्नेटिक कंपास तो देखी हुई है, जैसे एक हाथ में मेरे लिए एग्जांपल है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए इससे छोटी कंपास का यूज होता है। वो आपके टीचर आपको स्कूल में समझा देंगे, अगर आप चाहोगे तो इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखो इसको मैं जो भी डायरेक्शन में रखूं तो ये हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऐसे होगा। लेकिन आपको मैं कैमरे की वजह से दिखा नहीं सक रहा हूं, इसको ऐसे रखूंगा तो हमेशा ये अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ओरिएंट होगा। और जो इसका और जिसका देखो रेड है ना, देखो ध्यान से देखो, कैमरा का अगर फोकस हो रहा है इसमें, अगर ध्यान से देखो इसमें जहां पर रेड रंग किया हुआ है वो तो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा इसके नॉर्थ एंड को, और जो इसका ब्लैक है वो जो इसकी टेल है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसकी साउथ एंड। तो देखो इसको मैं किस प्रकार यहां से लिख सकता हूं, जो तो मेरी देखो इसमें नॉर्थ हैंड है उसको तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा एरो के हेड के साथ नॉर्थ, और जिस एरो की टेल होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी साउथ हैंड के साथ। अब देखो इसका ड्रॉ करने का क्या वे होता है, अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है तो आप खुद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको एक बार मैं इसका प्रोसीजर समझा देता हूं कि वो किस प्रकार होती है। देखो बार मैग्नेट के ये दो एंड है, नॉर्थ हैंड एंड साउथ हैंड। अगर इन दोनों में बीच जो लाइन पास हो रही होती है उसका हमने क्या नाम रखा हुआ है, मैग्नेटिक एक्सिस। अगर यहां पर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल को रख दूं तो क्या होगा, देखो जो नीडल का नॉर्थ हैंड है वो इससे रिपेल होगा ना, वो इस डायरेक्शन में होगा, और साउथ हैंड इस डायरेक्शन में होगा, मींस एरो इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम यहां पर समझते हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को साउथ वाले एक्सिस में रख दूं तो क्या होगा, नॉर्थ हैंड इधर को आएगा, साउथ हैंड इससे दूर रहेगा, क्योंकि यहां पर साउथ हैंड मैग्नेट के नजदीक था, यहां पर साउथ हैंड मैग्नेट के दूर है। सेम रीजन जानते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो अगर मैं मैग्नेट को यहां से उठाकर यहां पर रख दूं तो मैं क्या देखूंगा, इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। तो मैं इसके यहां पर एक डॉट और यहां पर एक डॉट ऐसे रख दूंगा, यहां पर मैं दो डॉट को लगा दूंगा। फिर इस कंपास को उठाकर इसके हेड को जहां पर डिफ्लेक्शन होगी उसको इस प्रकार एडजस्ट करूंगा कि उसकी टेल इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रही हो, और जहां पर उसके हेड की डिफ्लेक्शन हुई है वहां पर एक डॉट लगा दूंगा। फिर से इसको उठाकर यहां पर रख दूंगा, फिर से इसमें डिफ्लेक्शन होगी, इस प्रकार कंटिन्यूसली जहां जहां पर डिफ्लेक्शन हो रही है वहां वहां पर इसमें मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर, फिर धीरे धीरे इधर की आ जाएगा। थोड़ा सा एरो देखो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर आते आते बिल्कुल ही साउथ हैंड में हो जाएगा। क्योंकि रीजन तो हम जानते ही है ना, क्योंकि लाइक पोल्स है तो इनमें तो रिपल्शन हो रही थी, लेकिन यहां पर अनलाइक आ गए ना, तो यहां पर क्या होनी स्टार्ट होगी, अट्रैक्शन। फिर थोड़ा सा इसको यहां पर रख दूंगा, ऐसे यहां पर अलग अलग डॉट आएंगे, ओके ना, यहां पर भी डॉट आ रहे थे ना, इन सभी डॉट्स को मैं आपस में जोड़ दूंगा। फिर यहां पर ऐसे सो ऑन, हमारी ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा होती रहेंगी। सो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ होंगी इनमें हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जो हमने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है वो हमेशा हमने निकालनी है अलोंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल। देखिए इसका मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ साइड इसकी रिपल्शन हो रही है, रिपेल हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमने माना है कि इस मैग्नेट की
इस नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ये हमने एक कन्वेंशन रखा हुआ है, इसका कोई रीजन नहीं है, हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है इसका। ओके, उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर। तो देखो ऑब्वियसली हम इसमें क्या देखेंगे कि हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में इसकी डिफ्लेक्शंस होंगी। हर पॉइंट पर इसकी अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शंस होंगी। इस मीनिंग हर पॉइंट पर जो इसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो सेम नहीं है, वो लगातार चेंज हो रही है। फिर से समझ लो कि ये जो लाइंस ड्रॉ हो रही है ना, इनके हर पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक नीडल की डिफ्रैक्शन है वो अलग अलग आ रही है। देखो यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन, मींस हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वह वेरिएबल है, पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं एक ही पॉइंट पर देखूं तो उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे प्रॉपर्टीज में काम आएगा, इसको याद रखो। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं कि पहले मैं इस रीजन में देखी, फिर मैंने इस रीजन में, फिर मैंने इस रीजन में, तो मैं क्या देखूंगा कि जो मेरी मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है दैट विल कंटिन्यूअसली चेंजिंग। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट को प्लॉट कर दूं, कांस्टेंट कर दूं कि यहां पर क्या डायरेक्शन है, एक पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या तो इधर को या तो इधर को, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, दो डायरेक्शन में वह डिफ्लेक्ट नहीं होगी हमारी मैग्नेटिक नीडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद देखो एक इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है, देखो जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे इन लाइंस के बीच जो गैप है ना वह इंक्रीज होता रहेगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, मींस वहां पर जो हमारा फील्ड है वीक हो रहा है। तो इससे हमारा एक रिजल्ट ड्राइव होता है कि जितना अधिक इनमें गैप ज्यादा होगा वहां पर फील्ड उतना ही वीक होता रहेगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में काम आएगा, इसलिए अभी इसको समझ, फिर वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो फिर से ये पॉइंट रिपीट हो रहा है कि जहां जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के नजदीक है, ज्यादा नजदीक तो या तो मैग्नेट के एजिस में या मैग्नेट के नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मैग्नेट से डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा ना वैसे वैसे हम क्या देखेंगे कि इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती रहेगी। देखो इसको मैं सही से समझा दूं आपको। चलो हमारा इरेज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा सुंदर सा मैग्नेट नॉर्थ साउथ, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ हो रही हैं इस प्रकार। ध्यान रखना है आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन भी हम समझेंगे कि ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। तो देखो यहां पर इसको ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बता रहा था कि जहां पर इनके बीच गैप कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा गैप इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कंटिन्यूअसली वीक होती रहेगी। इट मींस यहां पर मैं एक तो क्या लिख देता हूं इसका रिजल्ट कि अगर गैप लेस है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर गैप कम है तो फील्ड, अगर गैप ज्यादा है तो फील्ड हमारा वीक है। इससे देखो एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा। अगर हम किसी बार मैग्नेट को आयरन फीलिंग्स या कोई भी आयरन की नेल्स हो उसमें हम फेंक देना तो हम क्या देखेंगे कि जो ज्यादा आयरन की नेल्स है ना वो हमेशा इसके एजिस पर ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, सेंटर पर नहीं होगी। एजिस पर तो नेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो इसके एजिस पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नजदीक है। मींस जितनी अधिक ये लाइंस एक दूसरे के साथ नजदीक होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। देखो अब हम क्या क्या समझ चुके हैं। हम एक पॉइंट तो हमने समझ लिया कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ पर इसका एंड हो रहा है, आउटसाइड का डायरेक्शन। सेकंड हमने क्या समझा, जहां पर इन लाइन के बीच गैप कम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे आगे मान लो मुझे लाइंस तो दे रखी हैं लेकिन मैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं जानता कि अगर मैं यहां पर किसी मैग्नेटिक कंपास को रख दूं तो वह किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अगर हमें लाइन दे रखी है और हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो इसका सिंपल सा वे है कि जिस पॉइंट पर भी हमने डायरेक्शन निकालनी है वहां पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो।
इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। देखो इसका हेड हमेशा साउथ की तरफ होगा, इसकी टेल हमेशा नॉर्थ की तरफ होगी। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक कंपास को रख दूं तो उसका नॉर्थ साइड इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, साउथ इस डायरेक्शन में होगी। मीन्स उसकी डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली वैसी ही होगी जैसे जहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। देखो फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। मान लो मुझे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे रखी है, वहां पर आ जाए कि आप ये बता सकते हो कि इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को रख दूं तो उसके डिफ्लेक्शन की क्या डायरेक्शन होगी। तो इसका सिंपल सा वे क्या है कि यहां पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट हमेशा नॉर्थ टू साउथ अलोंग, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जानते हैं ना कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है, इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होगी। तो जो इसका हेड है ना वो तो रिप्रेजेंट करेगा साउथ एंड, है ना, नो वेरी गुड, नॉर्थ एंड, और जो उसकी टेल है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे साउथ एंड को। यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर आप तो कह रहे थे कि डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन यहाँ पर आपने उल्टा लिख दिया साउथ टू नॉर्थ। देखो बच्चे ये मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ही लिखी है, ये मैंने मैग्नेटिक नीडल को शो किया है कि अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल को रख दूं, उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, उस पर जो फोर्स लगेगी, उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो मैं क्या देखूंगा कि उस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ हैंड इसके नजदीक होगा, ऑब्वियसली अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, और उसका जो साउथ हैंड होगा वो हमेशा इसके हेड पर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखो अगर मैं देखो इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दूं ऐसे, इसको नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, कि हम मैग्नेट के पोल्स को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, देखो यहां पर साउथ आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। हमने क्या देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही हैं, साउथ पर इनका एंड हो रहा है, तो वही काम यहां पर होगा। तो मींस नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ पर उनका क्या होगा, एंड होगा। मींस अगर हम मैग्नेट के अंदर देखें, उसको ब्रेक करें, तो जो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको लार्ज एक्सटेंट में देखूं तो मुझे क्या लगेगा, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेट होता है वह छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बनता है। यहां पर भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, लार्ज स्केल में देखें, तो हमें क्या लगेगा कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो साउथ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पर उसका एंड हो रहा है। तो इसको देखो हम सफाई से सारा ड्रा करते हैं, फिर उसको ध्यान से समझते हैं कि किस प्रकार मैं आपको ये बात समझाने चाहता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या समझा कि अगर हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो साउथ से नॉर्थ से में लगेंगे लास्ट एक्सटेंट पर, होती तो वो भी नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन हम बड़े एक्सटेंट में देख रहे हैं, इसके आउटर एजेस को देख रहे हैं, तो हमें क्या डायरेक्शन लगेगी, साउथ टू नॉर्थ। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ रहा, यहाँ पर साउथ रहा, तो हमें इसकी डायरेक्शन क्या अपीयर हो रही है, आउटसाइड द नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट के अंदर आएंगे वहां पर साउथ टू नॉर्थ, फिर से नॉर्थ टू साउथ, अंदर देखेंगे साउथ टू नॉर्थ, फिर से नॉर्थ टू साउथ, अंदर देखेंगे साउथ से नॉर्थ, ऐसे ही नीचे हमारा शुरू हो जाएगा। ओके, अगर मीन्स इसके मैं आउटर आर्क और इनर आर्क को मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास, क्लोज्ड लूप। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनको जोड़ने से क्लोज्ड लूप फॉर्म होते हैं। फिर से ये बात रिपीट हो रही है कि जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट के आउटसाइड में क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम मैग्नेट के अंदर की तरफ देखते हैं तो क्या डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। अगर इन लाइन को मैं कंप्लीट कर दूं तो एक लूप फॉर्म हो जाएगा, मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फॉर्म ऑफ फोर्स कॉल्ड सर्कुलर लूप्स। सर्कुलर नहीं है, सिंपल क्या कहेंगे, पैराबोलिक लूप्स, क्योंकि जो सर्कल होते हैं उसमें ये क्या होता है, हमारा रेडियस होता है सभी जगह पर इक्वल रहता है, यहाँ पर रेडियस हमारा इक्वल तो नहीं है, ये इलिप्टिकल शेप है। ओके, तो हम जस्ट यहाँ पर पैराबोलिक लूप, इलिप्टिकल लूप या फिर सिंपल लूप ही लिख दो, इतना सफिशिएंट है। ये बात समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट,
कि कि ये जो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो सकती हैं, कि ऐसा हो सकता है कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाए इस प्रकार। देखो ये जो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट हो सकती? क्योंकि अगर ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी ना, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे मींस जो हमारी मैग्नेटिक नीडल की नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही मैग्नेटिक नीडल एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए। मैंने पहले आपको पॉइंट्स में समझाया था, देखो पहले जो मैंने ड्रॉ की थी आपको कंपास के साथ इसको लाइंस ड्रॉ करने का पैटर्न समझाया था, उसमें मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि अगर तो हम पॉइंट सेम रख रहे हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। हाँ, अगर मेरे पॉइंट्स चेंज होने शुरू हो जाएं तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो भी लगातार चेंज होती रहेगी, लेकिन एक ही पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो देखो अगर यहां पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो दोनों के लिए पॉइंट तो एक ही है ना, हमारा पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन दो अलग टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए, मींस दो अलग अलग डायरेक्शंस आ रही हैं, मींस दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इधर को भी हमारी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही हो, इधर को भी डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी ना। तो मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ इंटरसेक्ट मींस एट दैट पॉइंट टू टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन व्हिच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शंस ऑफ डिफ्लेक्शन व्हिच इज टोटली इम्पॉसिबल। कि यह हो ही नहीं सकता कि जो हमारी नीडल है एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो। तो दो मैग्नेटिक ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ये हो गए हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज को समझा है इनको मैं शॉर्ट पर यहां पर लिख रहा हूं और उनको आप नोट्स में लिख लो, उनको ध्यान से नाल से रिवीजन होती रहेगी आपकी। तो देखो बच्चों यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनके पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन सभी को आपने याद रखना है, नोट्स में लिख लो। देखो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दीज फॉर्म क्लोज लूप्स। ऑब्वियसली अभी हमने समझा था कि अगर तो हम मैग्नेट से बाहर की तरफ देखते हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर हम मैग्नेट को इनसाइड देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ओके, अगर मैं मैग्नेट के बाहर से तरफ देख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि नॉर्थ से ये शुरू होंगी, मान लो नॉर्थ से ये शुरू होंगी और साउथ पर इनका एंड होगा। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको इन दोनों मैग्नेट के, मान लो ये मैग्नेट M1 है, ये मैग्नेट M2 है, हमने इनके पोल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा वे है, जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं वो हमारा नॉर्थ हैंड होगा और इसका ऑपोजिट साउथ हैंड होगा। जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रही हैं वो साउथ हैंड होगा और इसका ऑपोजिट नॉर्थ हैंड। देखो बिल्कुल सिंपल है, जहां से ओरिजिनेट होंगी वो नॉर्थ, जहां पर एंड हुआ वो साउथ। सेकंड पॉइंट क्या है, जितना अधिक इनके बीच गैप लेस होगा, कम होगा, लाइंस एक दूसरे के ज्यादा क्राउडेड होगी, नजदीक होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। उसके बाद जितना अधिक गैप होगा फील्ड हमारा उतना ही वीक हो जाएगा। मींस जो हमारे बार मैग्नेट है उसके एजेस पर जो लाइंस ने ज्यादा क्राउडेड है, इट मींस वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जो टेंजेंट का हेड होगा उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक नीडल की नॉर्थ एंड डिफ्लेक्ट होगी। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट होगी मींस उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे और वहां पर दो डिफ्लेक्शंस की डायरेक्शन आ जाएंगी जो कि इम्पॉसिबल। देखो अगला टॉपिक हम समझते हैं अब। ओके बच्चों लिख लिया होगा, अब आगे हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो बच्चों जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दो मैग्नेट को मैं एक दूसरे के आमने सामने रख दूं तो उनमें जो उनके एजेस हैं उनके बीच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
एक दूसरे के साथ ड्रॉ हों और उनकी डायरेक्शन सभी लाइंस की सेम रहे और उनके बीच जो गैप है वो भी इक्वल रहे। या फिर सिंपली समझ लो कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सेम है और उनमें गैप भी इक्वल रह रहा है, मींस डिस्टेंस इक्वल रह रहा है। गैप का मीनिंग ये नहीं होगा कि यहाँ पर ये लाइंस हमेशा स्ट्रेट होंगी, ये लाइंस एक आर्क की शेप में भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनके बीच गैप इक्वल हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हर जगह पर स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है। क्योंकि हमने क्या किया था कि अगर गैप इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, अगर गैप डिक्रीज हो रहा है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो गैप सेम रह रहा है, मीन्स थ्रू आउट द रीजन, जो भी रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जहां तक हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है वहां तक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी और यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इससे आगे आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही समझाओगे कि अगर मैं यहाँ पर नो ले लूं तो उसका मीनिंग क्या होगा? या तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा, एक इधर को हो गया उसकी, या फिर क्या होगी? अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच जो गैप है वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। अगर उनके बीच गैप अनइक्वल है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या नाम होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं दो मैग्नेट सेम रख रहा हूं तो उनमें जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा वह हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, इससे आगे देखो, इससे आगे जो हमारी चीज है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो भी देखो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब हमारे फैराडेज के लॉज यूज होंगे उसमें वर्ड हमारा यूज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फाई के साथ। देखो जीरो डालकर इसके बीच ऐसे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाई। ओके, हिंदी में लिख देता हूं फाई। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर कहीं पर मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की हुई है और उसके परपेंडिकुलर मैं कोई एरिया चूज करूं, कोई एलिमेंट्री एरिया चूज करूं, उस रीजन में से कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या फिर हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट्री एरिया। ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट्री एरिया इसके साथ नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो जितनी इसमें से लाइन निकलेंगी वही उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री एरिया विच इज नॉर्मल टू इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेबर। वो क्या होते हैं? वेबर। वेबर भी एक साइंटिस्ट का नेम है। इसका जो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसके इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉ ds वेक्टर। क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन आया नहीं है, काफी सारे बच्चे फाउंडेशन की बुक में से पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे आया। देखो बच्चों, पहले जो आपका बेसिक है ना एनसीईआरटी का बुक का, उसको स्ट्रॉन्ग करो। काफी सारे बच्चों को मैग्नेटिक फ्लक्स की अभी प्रॉपर डेफिनेशन भी समझ में नहीं आई होती, वो पहले इस फॉर्मूले को समझने लग जाते हैं। देखो अच्छी बात है कि अगर आपने अभी 11th और 12th स्टार्ट की हुई है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अभी तो हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है। इंटीग्रेशन तो हमारे 11th और 12th का टॉपिक, अभी तो आपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री रहती है। हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये कंसेप्ट सारे समझे हुए हैं उनको तो अभी से ये सभी टॉपिक समझ लेने चाहिए। जो मेरे 11th क्लास की वीडियोस हैं वो देखने शुरू हो जाए, 12th क्लास की वीडियो देखने शुरू हो जाए, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे दूसरों को देख रहे हैं कि वो तो इतना कर रहा है, इतना देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी 11th और 12th स्टार्ट नहीं की तो आपसे आईआईटी जेईई मेंस नहीं निकलेगा, नीट का एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने इतने बच्चों को देखा है कि जिन बच्चों ने 11th में आकर 11th की है, पहले उन्होंने 11th क्लास को हाथ भी लगाया था, फिर भी उनका जेईई मेन और एडवांस भी निकला एग्जाम। तो ये कोई जरूरी नहीं होता। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, अभी उसको देखो, पहले उसमें अपना कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि आपको वो सभी कंसेप्ट समझ में लगे। तो देखो हमारा क्या समझा रहा था मैं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर मैंने कोई एलिमेंट्री एरिया चूज किया है, उसमें से मेरी कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है और यह एरिया इन लाइन के साथ क्या है? नॉर्मल है, वही हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? वेबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, अगर मैं यह एलिमेंट्री एरिया इस मैग्नेट के देखो मैं नजदीक में चूज करूं तो इसमें से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी,
लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट्री एरिया को इससे दूर सिलेक्ट करूं तो लाइंस की जो संख्या है पहले से कम हो जाएगी। मींस जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेट के नजदीक स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर आएंगे, देखो वैसे वैसे इसमें से जो लाइंस है, आपको डायग्राम देखते सारी आइडिया हो रहा है कि जो लाइंस की नंबरिंग है वो पहले से कम हो जाएगी। मींस मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है, उससे दूर फ्लक्स हमारा कम होता रहता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक नंबर ही निकाल लेना हम, ये क्या होता है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये बात समझ में आ गई बच्चों। इसके आगे देखो हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वो हमारा क्या है। तो बच्चों देखो जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है नल पॉइंट्स। नल पॉइंट्स क्या होती है? नल पॉइंट्स मान लो मैंने किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो वह अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, सस्पेंड हो गया। देखो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो मींस अगर मैं यहां पर अर्थ को ड्रॉ करूं, मान लो ये मेरी अर्थ है, तो इधर अर्थ की ज्योग्राफिकली साउथ डायरेक्शन है, इधर अर्थ की ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, यहां पर अर्थ के, क्योंकि अर्थ आल्सो बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ओके, तो यहां पर अर्थ का, थोड़ा सा इसको लाइन को इंक्रीज कर देता हूं, यहां पर हमारे अर्थ का बार मैग्नेट का नॉर्थ हैंड है, यहां पर हमारे अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ हैंड है। तो देखो अगर मैं यहां पर किसी मैग्नेटिक कंपास को रख रहा हूं तो क्या होगा, देखो हमारा इस एंड पे आके नॉर्थ इधर को होगा, साउथ इधर को होगा, ऐसे ही होगा ना। देखो नॉर्थ इधर को है, साउथ इधर को है, नहीं है, रॉन्ग हो गया सबका। बच्चों जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होते हैं? नल पॉइंट किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में वो पॉइंट्स हैं, वो रीजन है जहां पर हमारी मैग्नेटिक नीडल, जैसा कि हम सोचते हैं कि उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होनी चाहिए, जो जिस डायरेक्शन में उसका टेंजेंट आ रहा है कि वही उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो डायरेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता वही हम समझेंगे। होता क्या है, देखो अगर कोई बार मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है और वह अर्थ के ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ एंड के नजदीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दिया क्योंकि ऐसे थोड़ा सा सिंपल रहता है आपके लिए समझना, ठीक है। और यहां पर अर्थ के बार मैग्नेट का, अर्थ बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट ना, उसका साउथ हैंड यहां पर होगा, नॉर्थ हैंड यहां पर होगा। तो देखो अगर तो मेरी मैग्नेटिक कंपास इसके नजदीक है तो क्या होगा, इसकी जो डिफ्लेक्शन है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, हेड इस तरफ में होगा। क्यों? क्योंकि हम रीजन जानते हैं, ऑपोजिट एंड्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम एंड्स रिपेल ईच अदर। हेड क्या होता है, हमारा नॉर्थ ही होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता रहूंगा तो क्या होगा कि ये जो मेरा बार मैग्नेट है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहेगा, लेकिन जो अर्थ का इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसका इंपैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेट हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर आकर हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पर आकर ये इक्वल हो जाएगा ना, वहां पर ये हमारी जो नीडल है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट क्यों होगी? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल ही फोर्सेस लग रही हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट बार मैग्नेट की जगह पर हमें इसके सराउंडिंग में मिलता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होते हैं? दीज आर द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हमने लाया यहां पर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल। ओके, ऐसे काफी सारे हॉटस्पॉट्स होते हैं हमारे अर्थ पर जहां पर हमारी मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करता, जैसे बरमूडा ट्रायंगल है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नल पॉइंट्स,
ओके, वहां पर फिर हम जानते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम समझेंगे HC ओस्टेट का एक्सपेरिमेंट। अर्थ के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तक हमने वो नहीं समझा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन क्या है। इसमें कोई बार मैग्नेट एक्चुअल में तो होता नहीं ना। अगर हम अर्थ को खोदना शुरू करें तो नीचे कोई बार मैग्नेट थोड़ी है, नीचे तो मैग्मा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन क्या है, उसको हम HC ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। अगला लेक्चर हमारा HC ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट से ही शुरू हो। थैंक यू।